हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या बुक्स में इसको क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है। और इसी टॉपिक को हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोला गया है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ फीडबैक बोला गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये तीनों नाम नोट्स में लिख सकते हो ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज का ये टॉपिक समझने के लिए आपको पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं बताऊं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल एक ट्रायंगल होता है। इसके दो इनपुट होते हैं, एक निगेटिव जिसको इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, एक पॉजिटिव इनपुट जिसे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। ठीक है, यानी इसे इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट, और इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है। और इस सर्किट सिंबल को हम ओपैम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि इस वीडियो में ओपैम्प हम जब भी बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, यानी ओपैम्प का मतलब होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, रेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। वैसे मेरे सारे वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल एक ट्रायंगल होता है, इसके दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। ठीक है। अगर इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल V1 और V2 दिए जाए तो जो इसका आउटपुट होता है वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में ए V1 माइनस V2 वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो। आउटपुट सिंपली ये बता रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट वोल्टेज सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। ठीक है। और इस फॉर्मूले में जो नई चीज है उसे हम कहते हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर देन 1 होती है। इस वजह से ये पता चल रहा है कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल के डिफरेंस को ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है। करता कैसे है? जब हम इस डिवाइस को सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम प्लस VCC और निगेटिव टर्मिनल को माइनस VEE से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात? जब भी मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक वीडियो बनाया था, वीडियो का नाम देख लेता हूं। यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो डाला था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जिसका नाम था ओपैम्प 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैंने आपको बताया है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो तरह से यूज किया जा सकता है। एक तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, और एक मैंने बोला था क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जस्ट शॉर्टकट में बता दे रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट आज का क्लियर हो जाए। मैंने बोला था ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फिर दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और फिर तीसरा मैंने बोला था डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ऐसा वीडियो बनाया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जब मैंने उस वीडियो में बताया था तो इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का पूरा नाम था ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यह इसका एक और नाम हो सकता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक।
मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं ताकि आप उस वीडियो को देख के आज के इस वीडियो से कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैंने ये अलग से क्यों वीडियो बनाया है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। बिकॉज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं इस वीडियो में, जिसे मैंने नाम दिया था OPAMP07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। बट उसमें जो मैंने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात की थी वो ये था, ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ, नहीं तो बजता रहेगा, भूल गया था साइलेंट। ठीक है, अब सिंपली बात समझो कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि हमने कोई फीडबैक कनेक्शन लिया नहीं है आउटपुट और इनपुट के बीच में। तो इस केस में जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है, मैं बता दूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम नीचे लिख देते हैं ताकि मैं जस्ट इसका वर्किंग समझा सकूं कि इसका आउटपुट होगा A V1 माइनस V2। ठीक है, तो जब मैंने आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया था उस वीडियो में, तो मैंने बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर देना है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज सिग्नल देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वोल्टेज सिग्नल कुछ ऐसा दूं, यानी ये क्या है, V1 की वैल्यू है, यानी एक साइन वेव का अगर वोल्टेज सिग्नल दूं तो जो ये गेन होती है ये वेरी वेरी लार्ज होती है, वेरी वेरी लार्ज होती है। वेरी वेरी लार्ज कहने का मतलब ए की वैल्यू जनरली 10⁴ से बड़ी ही होती है एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में। तो इससे होता क्या है कि ये सिग्नल को इतना एम्पलीफाई कर देता है कि इसका आउटपुट सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाता है। सैचुरेशन रीजन कहने का मतलब है इसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट प्रोड्यूस करने की एक रेंज होती है। रेंज कहने का मतलब है प्लस V सैचुरेशन और एक नीचे माइनस V सैचुरेशन। ठीक है, जस्ट सिंबल बनाया है, यानी इसका आउटपुट कभी भी इस वोल्टेज से ऊपर नहीं जा सकता और इसका आउटपुट कभी इस निगेटिव वोल्टेज से नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, यानी आउटपुट जब इसको एम्पलीफाई, जब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा तो होता क्या है कि ये इतना ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है कि सिग्नल कुछ ऐसा दिखता है, इस टाइप की साइन वेव दिखती है। ठीक है, इस टाइप की साइन वेव, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो गया। बट मैंने बताया था कि आउटपुट तो प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन से ज्यादा जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसके सप्लाई वोल्टेज की एक अपनी लिमिट है। इस सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा आउटपुट ये प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, बिकॉज उतने पे ही तो रन कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट होगा V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन के बीच में होगा, यानी ये वाला सिग्नल ना मिलके आपको आउटपुट पे कैसा सिग्नल मिलेगा, इस टाइप का। ये मैंने बात कई वीडियो में बताई है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। यानी इसका आउटपुट सिग्नल ऐसा होगा, इस टाइप के शेप का। यानी सिंपल सी बात है, इसका आउटपुट एम्पलीफाई तो हुआ, बट इसने क्या किया, इसके शेप को चेंज कर दिया या डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी इसके शेप में डिस्टॉर्शन आ गया। इसका मतलब ये प्रॉपर एम्पलीफिकेशन तो हुआ नहीं। यानी जिस टॉपिक की हमने बात की थी OPAMP07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में, जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था वो एक्चुअली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव ही नहीं करता। हम इसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सिर्फ इसलिए बोल पा रहे थे बिकॉज हम सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे दे रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बट इसका कंप्लीट नाम तो मैंने बता दिया, ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बिकॉज हमने क्या किया है, इनपुट और आउटपुट को किसी भी फीडबैक कनेक्शन से कनेक्ट नहीं किया है। और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, यानी हमने इसमें फीडबैक लिया नहीं है। तो इस केस में जो ये एम्पलीफायर है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह परफॉर्म ही नहीं करता। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहने का मतलब क्या है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई तो करे बट शेप चेंज ना करे। सिंपल सी बात है। देखो, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम बनाना चाहते थे बट बना नहीं इस केस में। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहने का मतलब क्या है कि सिग्नल को मैं इनपुट पे दे रहा हूं तो आउटपुट पे बिना शेप चेंज हुए, बिना किसी फेज लैग के या बिना किसी फेज डिफरेंस के सिंपली आउटपुट पे सिग्नल एम्पलीफाई हो जाए, इस रेंज में एम्पलीफाई हो जाए। कहने का मतलब है जैसे ही सिग्नल को हम इस रेंज में एम्पलीफाई करेंगे तो सिग्नल का शेप चेंज नहीं होगा, यानी हम इतना ही एम्पलीफाई करें कि इसके सैचुरेशन रीजन के बीच में रह जाए सिग्नल, तो सिग्नल एम्पलीफिकेशन प्रॉपर होगा, शेप चेंज नहीं होगा। तो ऐसा हम करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, क्योंकि इस टॉपिक में तो ऐसा हुआ नहीं था, बिकॉज ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन होती है वो वेरी वेरी लार्ज हो जाती है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, गेन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना चाह रहे हैं। और गेन को रिड्यूस करना मैंने आपको बताया था क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में, और भी वीडियो में बताया था कि इसे रिड्यूस कर सकते हैं जब हम निगेटिव फीडबैक का यूज करें। यानी क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में तो मैंने दो
टॉपिक पढ़ाए थे, एक था पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जो कि किसी काम का नहीं था, बिकॉज जिसमें भी गेन लार्ज ही होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, बिकॉज निगेटिव फीडबैक की हेल्प से क्या होता था कि हम गेन को कंट्रोल कर सकते थे, गेन को उतना रख सकते थे ताकि सिग्नल आउटपुट पे सैचुरेशन रीजन से बाहर ना जाए। तो यानी अब हम क्या करना चाह रहे हैं, निगेटिव फीडबैक की हेल्प से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना चाह रहे हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब हमने निगेटिव फीडबैक की हेल्प से बनाया तो उसका नाम पड़ गया क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक। क्लियर हो गया, फीडबैक मतलब निगेटिव फीडबैक। तो ये जो डिवाइस है जो आज हम स्टडी करेंगे, यानी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो क्या करेगा, इनपुट पे, अगेन इनपुट हम किस पे देंगे, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे, तभी इसका नाम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल जब हम देते हैं तो आउटपुट पे बिना किसी शेप चेंज किए हुए, बिना किसी फेज शिफ्ट के ये प्रॉपर एम्पलीफाई होता है जैसा कि हम चाहते थे। क्योंकि इस केस में तो वैसा हुआ नहीं जैसा हम चाहते थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे गेन को रिड्यूस करके सिग्नल को इस तरह से एम्पलीफाई करें कि उसका शेप चेंज ना हो या उसका फेज शिफ्ट ना हो। क्लियर हो गई बात? तो आज का ये टॉपिक इसी के ऊपर है। आई होप आपको आज के इस टॉपिक का कंसेप्ट डीपली क्लियर हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो जब आप इस टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाओगे तो आप ये सब लाइनें नोट कर सकते हो, मैं पढ़ देता हूँ और इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। An electronic device which amplify AC as well as DC voltage signal without inverting, inverting कहने का मतलब है without phase shift and without distortion कहने का मतलब है without shape change, called non inverting amplifier। यानी सिंपल सी बात है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल को, यानी कोई सा भी इनपुट सिग्नल हो, चाहे एसी हो, ठीक है, या डीसी हो, उसको ये एम्पलीफाई कर दे विदाउट एनी शेप चेंज या विदाउट एनी फेज चेंज। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। क्लियर होगी बात? फुल स्टॉप। वी कैन मेक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बाय यूजिंग ओपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन फिगर। और मैंने बताया था कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन कब, जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करें। ठीक है, इसका फिगर कैसा होगा वो देख लेते हैं। अगेन पहले आपको एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना होगा जिसका सर्किट सिंबल एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। और मैंने बोला निगेटिव फीडबैक कैसे लेना है, एक इनपुट पे रेजिस्टेंस होगा, एक फीडबैक रेजिस्टेंस होगा और आउटपुट से ये कनेक्ट होगा, है ना। आउटपुट को मैं वीओ से लिखा हुआ, और क्योंकि ये निगेटिव फीडबैक है यानी आउटपुट को हमें निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अच्छा, ये रजिस्टर फीडबैक सर्किट में है इसलिए इसे आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आरएफ मींस, एफ मींस फीडबैक रेजिस्टेंस, और इसे R1 से रिप्रेजेंट करेंगे अभी के लिए, और इसे हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। और इनपुट पे, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है यानी इनपुट पे ही हम इनपुट वोल्टेज सिग्नल को अप्लाई करेंगे, यानी जिसको एम्पलीफाई करना है उसको हम इनपुट पे देंगे। यानी फॉर एग्जांपल एम्पलीफाई करना है वी इन को, तो इसे हमने इनपुट पे दिया, ठीक है। यानी इसके इनपुट पे जो वोल्टेज होते हैं, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल अप्लाइड किए जाते हैं उसे हम निगेटिव वाले को V2 से और पॉजिटिव वाले को V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सोर्स से जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो इसके इनपुट पे भी पहुंच रहा है। यानी ये कंडीशन है कि हाँ, हो सकता है कि हम सोर्स से जो वोल्टेज दे रहे हैं वो इनपुट पे जा रहा है, बट होता क्या है कि सोर्स का अपना एक सोर्स रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से उसका सिग्नल रिड्यूस होकर इनपुट पे पहुंचता है। इस वजह से इनपुट पे क्या वोल्टेज सिग्नल मिल रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, उसे हम V1 और V2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये फिगर हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, या ये फिगर हो गया क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक का फिगर ये हो गया। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इस फिगर में मैंने क्या क्या शो किया है उसको मैंने आगे नोट किया है। Thus a negative feedback configuration of op-amp works as non-inverting amplifier if external input signal is applied to non-inverting input। ये नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तब बिहेव करेगा या तब वर्क करेगा जब हम इनपुट सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे दें, ठीक है, जैसा कि इन लाइनों में बोला है। एंड इन्वर्टिंग इनपुट इज ग्राउंडेड, और जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसको हम ग्राउंड पे रखते हैं। दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज आल्सो नोन एज क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक।
जैसा कि मैंने नाम पहले ही बता देखे थे कि इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो कंप्लीट नाम है वो है क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे इफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल इज वी इन, जैसा कि मैंने फिगर में शो किया है, देन आउटपुट वोल्टेज सिग्नल वी ओ एंड वोल्टेज गेन ए एफ कैन बी कैलकुलेटेड बाई फॉलोइंग वे। तो अब हमारा काम क्या है कि हम इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज सिग्नल कैलकुलेट कर पाए अगर हमें इनपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू पता हो। और अगर मैंने इनपुट और आउटपुट को कैलकुलेट कर दिया तो हम उसकी हेल्प से इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज गेन क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे इसके वोल्टेज गेन को AF से शो किया है, AF रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें हमने फीडबैक लिया है इसलिए इसकी जो गेन है वो फीडबैक गेन है। इसका मतलब इसे AF से रिप्रेजेंट करेंगे तो AF सिंपली क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो होता है। तो अब हमारा काम क्या है कि हमें इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हमें पता है, और अगर ये दोनों पता है तो हम इसकी वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट करेंगे कैसे उसको मैंने नीचे समझाया है कि इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि पहले हमें अज्यूम करना होगा कि फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट पे इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो आप आगे नोट्स में लिखोगे लेट RF इज द फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 इज द इनपुट रेजिस्टेंस फॉर इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट के लिए ये इनपुट रेजिस्टेंस है R1, एंड सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल इज अज्यूम टू बी 0। और मैंने यहाँ अज्यूम कर रखा है कि जहां से सोर्स, जिस सोर्स से हमें वोल्टेज सिग्नल मिल रहा है उसका सोर्स रेजिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं किया है। ऐसा अज्यूम करने के बाद हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट 3 मेथड की हेल्प से यहां करने वाले हैं। ठीक है, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो, नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ 3 मेथड बताऊंगा। तो मेथड फर्स्ट है कि आपको क्या करना है, अगेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज को का फॉर्मूला क्या है, एच वी नो दैट आउटपुट वोल्टेज signal of op amp can be calculated by, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, V1 माइनस V2। V1 और V2 क्या है, इनपुट, इसके दोनों इनपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल अप्लाई हुए हैं। ठीक है, एज वी नो दैट, अच्छा V1 की वैल्यू क्या है, V इन के इक्वल है, बिकॉज इनपुट सोर्स का इनपुट सोर्स का जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो हमने 0 अज्यूम किया है, यानी सोर्स जितना भी वोल्टेज दे रहा है वो इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे पहुंच रहा है। ठीक है, अच्छा V2 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है, शॉर्टकट में समझ लेते हैं। 2 रेजिस्टेंस है, उनके बीच में हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है। एक रेजिस्टेंस को हमने ग्राउंड कर रखा है, एक में हमने वोल्टेज दे रखा है। अभी के लिए ये वोल्टेज क्या है, VO आउटपुट वोल्टेज है, तो और मुझे ये V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, अगर ये R1 है ये R2 है तो V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और जो वोल्टेज सिग्नल है VO, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है। ठीक है, तो आप लिखोगे बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल के ऊपर मैंने अलग से यूट्यूब पे वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बट वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से हम इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे, ऐसा हमने सर्किट सिंबल बनाया है, तो इसका अगर रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, और R2 अगर ग्राउंड पे है तो R2 ऊपर रहेगा और दोनों रेजिस्टेंस का सम नीचे रहेगा और इसका मल्टीप्लाई होगा जो वोल्टेज सिग्नल हमने दिया है। ठीक है, तो इस तरह से V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस फिगर में अगर इसको मैं कंपेयर करूं इससे, तो वोल्टेज से कनेक्ट जो रेजिस्टेंस है यानी R1 की वैल्यू RF है और R2 की वैल्यू क्या है, R1 है, यानी R1 को रिप्लेस कर देंगे RF से, R2 को रिप्लेस कर देंगे R1 से। तो V2 को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, V2 इज इक्वल टू R1 प्लस RF
इंटू वीओ। इस फॉर्मूले की हेल्प से यानी वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करके हम इस V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जस्ट ये समझाने के लिए बताया था, मैं इसको मिटा रहा हूं। यानी वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, R1 प्लस RF का मल्टीप्लाई हो जाएगा VO से। ठीक है, यानी V1 की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू पता है, इसको आप हमें इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन आप अपने इक्वेशन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट क्योंकि लंबा डेरिवेशन है तो हो सकता है इक्वेशन नंबर मैं ऊपर नीचे कर दूं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए इक्वेशन नंबर आपने क्या डाली है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर डालते रहो, मैं अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर डालता रहूंगा और उसका यूज हम करते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर 1 में अब हमें क्या करना है, V1 और V2 की वैल्यू पुट करनी है और इस आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऊपर की चीजें मिटा, तो क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू ए V1 माइनस V2। अच्छा, V1 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, Vin। ठीक है, माइनस V2 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस RF। ठीक है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट से बना देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा VO का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू ए Vin माइनस ये हो जाएगा ए R1, ये इसको ऐसा करते हैं, हाँ, ए R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VO। अच्छा, यहाँ पे भी VO है, यहाँ पे भी VO है, तो एक दूसरे के पास ले आते हैं, तो VO को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए R1 प्लस RF, और ये VO हो गया, सॉरी VO को कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा ए वी। इसको सॉल्व करते हैं इस साइड वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा, VO मल्टीप्लाई बाई R1 प्लस RF प्लस ए R1 अपॉन R1 प्लस RF इज इक्वल टू ए वी इन। ठीक है, ए वी इन। अच्छा, आउटपुट को हमको कैलकुलेट करना है, तो सारे टर्म को उस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ए R1 प्लस RF। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म उधर गया, और ये हो जाएगा R1 प्लस RF प्लस ए R1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा V इन का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आपने ये इक्वेशन लिखी है, यहीं पे आप कहीं साइड में लिख देना, वेयर ए को आप बोलोगे ओपन लूप गेन। ठीक है, यहाँ पे ए को क्या बोलोगे, ओपन लूप वोल्टेज गेन, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो गेन जब हमने कोई फीडबैक कनेक्शन ना लिया हो। क्लियर हो गई बात, क्योंकि हम V1 और V2 को ही सिर्फ मेंशन कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, यानी V1 और V2 को हमें तो पता ही नहीं है कि हमने फीडबैक लिया है, फीडबैक कनेक्शन लिया है। यानी इस जहां पे ये फॉर्मूला आया है, वहां पे जो ये ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के उस सर्किट को की गेन को रिप्रेजेंट कर रही है जब हमने आउटपुट को इनपुट से नहीं कनेक्ट किया। तो ए को आप यहाँ साइड में, जहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, उसके साइड में आप ए को क्या लिखोगे, ओपन लूप वोल्टेज गेन। क्लियर हो गई बात, क्योंकि जब हमने फीडबैक लिया है तो उस केस में अलग गेन है, उसको हम फीडबैक गेन बोलेंगे। ठीक है, यानी जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन में हमने फीडबैक ले रखा है, तो उस केस में जो गेन मिलेगी उसे हम फीडबैक गेन बोलेंगे। तो एक गेन अलग है, ये गेन अलग है। ये गेन तब है जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जब कोई फीडबैक कनेक्शन नहीं है, और ये गेन तब आई है जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमने नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया। ठीक है, तो यहां तक आप पॉज करके नोट कर लो, या आप इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। ठीक है, बाकी सब चीजें मिटा दो। अब मैं आपको बताऊं कि जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो वेरी वेरी हाई होती है, एज वी नो दैट ओपन लूप वोल्टेज गेन ए, जिसे हमने अभी यहां ए से लिखा है, ऑफ फॉर द
द ओप एम्प इज टू बी वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, लार्ज होती है, मैंने बताया था कि ए की वैल्यू जनरली 10⁴ से लार्ज ही होती है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो ये R1 प्लस RF वाला जो टर्म है ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा AR1 वाले टर्म से। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ए की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है। अच्छा, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा कि R1 प्लस RF प्लस AR1, इसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AR1 लिख सकते हो। ठीक है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करने पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, AR1 प्लस RF अपॉन AR1, ए से ए कैंसिल हो गया और पीछे से क्या है V, तो क्या हो जाएगा VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 का इसमें डिवाइड करोगे तो 1, R1 का RF में डिवाइड करोगे तो RF बाई R1। तो ये एक्सप्रेशन हो गया आउटपुट का फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यानी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज सिग्नल को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि गेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हेंस द फीडबैक गेन, फीडबैक गेन, या आप इसे और करके वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल बी क्या हो जाएगी, मैंने बताया था उसे AF से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये फीडबैक गेन है, और ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो, और रेशियो क्या हो जाएगा 1 प्लस RF अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सारे टर्म का मीनिंग आपको पता है, आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट है, और ये क्या है फीडबैक गेन है। ठीक है, सारे टर्म पता है, तो ये आपका फुल डेरिवेशन हो गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 लिख देना और इसे आप इक्वेशन नंबर 4 लिख देना। तो ये मेथड 1 के अकॉर्डिंग आप आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो और वोल्टेज गेन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक पॉज करके नोट करना। अब मेथड सेकंड की बात कर लेते हैं। मेथड सेकंड, इस मेथड सेकंड को आप ये भी बोल सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अब ये समझते हैं कि पहले कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट क्या है, SHORT। ठीक है, स्पेलिंग बता रहा हूं, आप लिख लेते। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ द ओप एम्प, क्या होता है A V1 माइनस V2 होता है। ठीक है, यहां से A की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा VO अपॉन V1 माइनस V2। मैंने बोला था कि A की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज होती है, वेरी वेरी लार्ज होती है। ठीक है, यानी लार्ज कहने का मतलब A की वैल्यू अक्सर 10⁻⁴ से बड़ी होती है। बट आइडियल ओप एम्प के लिए, आइडियल ओप एम्प के केस में A की वैल्यू इंफिनिटी होती है। ठीक है, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होती है, ये क्या है ओपन लूप वोल्टेज गेन, इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो आप सिंपली लिखोगे फॉर एन आइडियल ओप एम्प। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो होगा क्या कि A की वैल्यू इंफिनिटी होगी, इंप्लाइज दैट VO अपॉन V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 की वैल्यू इंफिनिटी कब हो सकती है, कब हो सकती है जब ये वाला टर्म 0 के इक्वल हो जाए, इंप्लाइज दैट V1 माइनस V2 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, यानी V1 इक्वल टू V2 हो जाए, तब ऐसा केस पॉसिबल है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो इंफिनिटी हो जाएगी।
तो सिंपल सी बात है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए होता क्या है कि दोनों इनपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल होगा वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को, दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट इसका नाम है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब है दोनों को एक तार से जोड़ दे जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, तो इसका जो वोल्टेज होगा वही इसका भी वोल्टेज होगा, तो इसे कहेंगे वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, अब मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप सर्च कर सकते हो, वीडियो का नाम लिया है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड में मैंने वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के बारे में भी बताया, तो आप जाके देख सकते हो, वो वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बट अभी इस कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें पता है V1 इक्वल टू V2 होता है, क्योंकि हमें पता है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 5 बोल दोगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है V1 की वैल्यू है Vin और N, V2 की वैल्यू अभी मैंने बताया था कि अगर आप वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करोगे तो ये क्या निकलेगी, R1 प्लस RF। वोल्टेज डिवाइडर रूल के ऊपर में मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप जाके देख सकते हो और इसको कैलकुलेट करना सीख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा VO। तो अब क्योंकि हमें पता है कि V2 इक्वल टू V1 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो अप्लाई कर दो। तो V2 क्या है, R1 प्लस RF और VO है, ठीक है। V1 की वैल्यू है Vin, दोनों को इस वाले टर्म को उस साइड भेज दो, तो यानी VO की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई Vin। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1, ठीक है, और ये Vin हो गया। इसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखा था, जो कि हमने मेथड फर्स्ट के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया था। एंड वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन AF इज इक्वल टू क्या होगा, VO बाई Vin, जो कि आएगा 1 प्लस RF अपॉन R1। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोला था। तो हम देख रहे हैं कि मेथड सेकंड की हेल्प से भी हम सेम रिजल्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो आपको अगर ये मेथड इजी लगता है और समझ में आता है तो आप नोट्स में इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट कर लो। अब एक थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम अज्यूम करेंगे, इफ वी अज्यूम दैट op amp इज एन आइडियल op amp, यानी ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो इसका जो इनपुट करंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। देन इनपुट करंट विल बी 0, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि अगर मैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने कोई वोल्टेज सिग्नल नहीं दिया है, तो फीडबैक से ही जितना करंट है और वोल्टेज आएगा वो फीडबैक से आएगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट इस साइड को फ्लो होता है और ये करंट अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर फ्लो होने लग जाएगा, एक इधर फ्लो होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल R1 रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इनपुट पे जो रेजिस्टेंस जा रहा है, जो करंट जा रहा है उसे मैं I इन बोल देता हूँ, इनपुट पे जो करंट जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो करंट आया वो आया फीडबैक रेजिस्टेंस पे, तो उसे IF से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं बोल रहा हूं इनपुट करंट 0 है, कहने का मतलब I इन की वैल्यू 0 है, या इसे कैपिटल लेटर से दिखा देते हैं वो अच्छा रहेगा, IF, I1 और I इन, ठीक है। तो I इन की वैल्यू 0 होगी फॉर द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऐसा होता है कि यहां से भी कोई इनपुट पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्लियर हो गई बात, यानी इन दोनों ही इनपुट से कोई करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे अगर फ्लो नहीं होता है तो इसका मतलब वो क्या है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हम जानते हैं कि हेंस, आप लिख सकते हो, हेंस
आई एफ की वैल्यू किरचॉफ करंट रूल से क्या हो जाएगा, आई एफ इक्वल टू I1 प्लस आई इन। ठीक है, ये क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो हमें पता है ये तो 0 है। ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू I1 हो जाएगा। अच्छा, आई एफ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, ठीक, अपॉन बीच का रेजिस्टेंस। देखो हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था, आर इक्वल टू वी बाई आई, या आप ऐसे कर सकते हो आई इक्वल टू वी बाई आर, और यहाँ वी क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस होता है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो कि ओम्स लॉ में ये वी क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस। तो वोल्टेज डिफरेंस बना रहे हैं, इससे करंट को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। I1 क्या हो जाएगा, अगेन करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ग्राउंड की तरफ फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस 0, ग्राउंड क्या है 0 वोल्ट, अपॉन रेजिस्टेंस क्या है R1, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा। अच्छा, क्लियर हो गई बात। तो VO बाई RF माइनस V2 बाई RF इज इक्वल टू V2 बाई R1। मैं VO को एक साइड रख रहा हूं, VO बाई RF, V2 बाई RF को उस साइड भेज दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा V2 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF बन जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं, लेकिन आप कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन यही आएगी। तो ये हो जाएगा RF प्लस R1, यही से R1 प्लस RF लिख देते हैं, R1 प्लस RF अपॉन R1 प्लस RF। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा नीचे R1 RF का, यानी हमें क्या मिला, VO बाई RF इज इक्वल टू V2 R1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू RF। RF से RF कैंसिल हो गया, यानी हमें क्या मिला, VO इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई V2। अच्छा, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, हमें पता है V2 इज इक्वल टू V1 होगा, और हमें पता है ये भी कि V1 किसके इक्वल है, V इन के, क्योंकि हमने सोर्स रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रखा है। तो क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई V इन। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 जो हमने मेथड फर्स्ट में कैलकुलेट की थी। एंड वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन कहने का मतलब है आउटपुट और इनपुट का रेशियो, यानी AF इक्वल टू VO अपॉन V इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस RF अपॉन R1। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोला था, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में जो भी आपने रिजल्ट कैलकुलेट करे उनसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने के लिए मिलती है उसको भी नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो आप हेडिंग डालोगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब है आउटपुट हमें क्या क्या नए रिजल्ट देता है, यानी आउटपुट की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस RF अपॉन R1 V, यही थी आउटपुट की वैल्यू। और जो वोल्टेज गेन था वो AF था 1 प्लस RF अपॉन R1। यही तो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किए थे कि आउटपुट वोल्टेज को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं और फीडबैक गेन या वोल्टेज गेन को हम नीचे वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले हमें बता क्या रहे, ये रिजल्ट हमें बता क्या रहे, उनको हम डिस्कस करेंगे हम पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला पॉइंट है द वोल्टेज गेन AF इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हम देख रहे हैं कि सिंपल सी बात है, जो AF का फॉर्मूला है वो ये बता रहा है 1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक, अब आपको पता है ये रियल नंबर होंगे, रियल यानी पॉजिटिव नंबर होंगे, ये रेजिस्टेंस तो कभी निगेटिव होता नहीं,
तो ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, यानी RF अपॉन R1 का जो रेशियो होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिकॉज दोनों रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव ही हो सकते हैं ना, रेजिस्टेंस कभी निगेटिव तो होता नहीं है। इसका मतलब AF की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही रहेगी। पहला रिजल्ट तो ये मिला, ठीक है। सेकंड, द वोल्टेज गेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मींस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इज इन सेम पोलैरिटी या फेज एज द एट दैट ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल। कहने का मतलब समझो कि AF इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो वोल्टेज गेन है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ऑलवेज पॉजिटिव रखने का मतलब ये होता है कि अगर इनपुट सिग्नल ये Vin की वैल्यू अगर मैं प्लॉट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में और अगर वो साइन वेव हो तो जो आउटपुट होगा वो सेम फेज का साइन वेव होगा। आउटपुट क्या होगा? सेम फेज का एक एम्पलीफाइड आउटपुट होगा। मतलब जहां से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है आउटपुट पे भी वहीं से सिग्नल स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि इनपुट पे हमने ये दिया है और आउटपुट पे कुछ ऐसा उल्टा सिग्नल मिल रहा है, आउटपुट पे कुछ उल्टा सिग्नल मिल रहा है, इस टाइप का। देखो सिग्नल ऐसे स्टार्ट हो रहा है बट आउटपुट पे अगर ऐसे स्टार्ट होगा इसका मतलब सेम फेज नहीं है। फेज सेम होने का मतलब है इनपुट पे सिग्नल जहां से स्टार्ट हो रहा है आउटपुट पे भी सिग्नल वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड रिजल्ट ये हुआ कि वोल्टेज गेन पॉजिटिव होने की वजह से जो आउटपुट का वोल्टेज सिग्नल है वो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के सेम फेज में होता है या सेम पोलैरिटी में होता है। थर्ड पॉइंट है द वोल्टेज गेन AF इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओपन लूप गेन A ऑफ द ओपन। कहने का मतलब समझो कि ओपन लूप गेन A की वैल्यू की खास बात क्या होती थी? आइडियली इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती थी और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 10⁴ होती थी। तो इतनी हाई वोल्टेज गेन की वजह से आउटपुट एम्पलीफाई तो होता था बट उसका शेप चेंज हो जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? एक वोल्टेज गेन कैलकुलेट की जो इस गेन पे डिपेंड नहीं करती, जो ओपन लूप यानी जो गेन जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी उस पर ये डिपेंड ही नहीं करती। इस वजह से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे काम का होता है, बहुत काम का होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द डिजायर्ड वोल्टेज गेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर वैल्यू ऑफ RF एंड R1। अब सिंपल सी बात है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन को हमें कंट्रोल करना है। तो गेन को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? RF और R1 की वैल्यू को खुद सेट करके। RF और R1 की वैल्यू हम जैसे जैसे सेट करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन AF की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगी। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम RF और R1 की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में अपनी गेन को, वोल्टेज गेन को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो इस बात को। ये लास्ट पॉइंट को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से भी वीडियो के लास्ट में समझेंगे, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। एग्जाम में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की थ्योरी के अलावा इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। उन सभी तरीकों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट समझना जरूरी है। जैसे समझो कि ओपन लूप गेन और फीडबैक गेन में रिलेशन क्या है। जैसे कहने का मतलब समझो कि मैंने बोला ओपन लूप गेन को हमने A से यहां शो किया है, और फीडबैक गेन या जिसे हमने सिंपली वोल्टेज गेन बोला अब तक, वोल्टेज गेन उसे हमने बोला AF। तो ये AF और A के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, ये प्लस कुछ टर्म और होते हैं जैसे कि होता है गेन ऑफ फीडबैक सर्किट, गेन ऑफ फीडबैक सर्किट, ये भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। या ये पूछा जा सकता है इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इस सर्किट के लिए या किसी भी सर्किट के लिए। तीसरा, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इस सर्किट के लिए। और बैंडविड्थ क्या होगी इस सर्किट के लिए, यानी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के किसी सर्किट के लिए
इन सब की वैल्यू पूछी जा सकती है। इनफैक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ओपन लूप गेन दिया हो या गेन ऑफ फीडबैक सर्किट जिसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो फीडबैक गेन की वैल्यू क्या, यानी आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी और आपसे फीडबैक गेन बोलेगा, यानी आपको आरएफ और आर1 की वैल्यू ना दी हो तो उस केस में, क्योंकि देखो अब तक हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है एएफ का वो क्या है 1 प्लस आरएफ अपॉन आर1। अगर मान लो ना आरएफ दिया हो ना आर1 दिया हो, आपको सिंपली ओपन लूप गेन दी हो यानी ए की वैल्यू दी हो और फीडबैक गेन एएफ दिया हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये सब डिटेल में अगर समझना है तो मैं आपको एक वीडियो बता देता हूं अगेन, ओपैम 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैंने इन सभी टर्म्स के बारे में डिटेल में बताया है, डिटेल में बताया है, ठीक है। यानी इनके सब फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले कैसे होते हैं, फॉर्मूले कैसे होते हैं कि बी का फॉर्मूला होता है, बी का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R1। आपको पता ही है मैं इस दुनिया में रहता हूं और दुनिया में आवाजें तो आती रहेंगी, ठीक है, तो झेलना सीखो क्योंकि मैं भी तो झेलता ही हूं। अच्छा सुनो, गेन ऑफ फीडबैक सर्किट का फॉर्मूला ये होता है, इनपुट रेजिस्टेंस, और ये सारे फॉर्मूले मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाके देख लो वीडियो के लास्ट में, जब मैंने निगेटिव फीडबैक के बारे में बात की होगी, इस वीडियो के लास्ट में निगेटिव फीडबैक के बारे में बात की होगी, तो इन सारे फॉर्मूलों को मैंने डिस्कस किया होगा। इनपुट रेजिस्टेंस कहने का मतलब है RIF, यानी इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक सर्किट में क्या होता है RI1 प्लस AB। अच्छा, आउटपुट रेजिस्टेंस RO इन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा RO अपॉन 1 प्लस AB। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बैंडविड्थ जिसे फ्रीक्वेंसी, यानी बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी से, यानी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में बैंडविड्थ F इक्वल टू ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो बैंडविड्थ होगी उसका मल्टीप्लाई 1 प्लस AB से करेंगे। ये फॉर्मूले सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अभी शॉर्टकट तरीके से ये समझ लो कि कौन सा टर्म क्या है। जैसे कि इस RI को हम बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओपन इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। RIF को बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओपन इन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फॉर्मूले सब मैंने लिख दिए हैं और ये फॉर्मूले ड्राइव किए हैं इस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। अब क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं फिर से इसको ड्राइव करने लग जाऊं, हमें तो मेन इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर बात करनी है, इसके न्यूमेरिकल के ऊपर बात करनी है, तो फॉर्मूले से काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनको ड्राइव करना ये एक अलग टॉपिक है, इन सारे फॉर्मूलों को ड्राइव करना ये एक अलग टॉपिक है, तो उस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, जस्ट फॉर्मूलों के ऊपर बात करेंगे ताकि जो टफ न्यूमेरिकल हो वो हम इजीली सॉल्व कर ले इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के, ठीक है। अब ऐसी ROF क्या है, पहले RO की बात कर लेते हैं। RO क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओपैम्प इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। और ROF क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओपैम्प इन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। आप फीडबैक को नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, इन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
एफ क्या है, पहले एफ ओ लिख लेते हैं। एफ ओ क्या है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ ओप एम्प इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। और एफ एफ क्या है, बैंडविड्थ ऑफ ओप एम्प इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ये सब फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय याद रखने हैं आपको, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये वीडियो याद रखना, ठीक है। ये वीडियो में ही इन सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन आपको मिलेगा। इनफैक्ट एक और फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया कि अगर आपको आर एफ और आर वन की वैल्यू ना पता हो तो आप कैसे इस ए एफ को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ए एफ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है। आप कहोगे कैसे मान ले सर, आपने ऐसा बोल दिया। देखो मानना तो पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो प्रूफ करके दिखा देता हूं। यानी ये सारे फॉर्मूले एक्चुअली इस फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। मैं बताऊं, जब भी मैंने आपको इस वीडियो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था तो उसमें जब नेगेटिव फीडबैक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो फीडबैक गेन है यानी वोल्टेज गेन है वो डिपेंड करती है ओपन लूप गेन और फीडबैक गेन ऑफ फीडबैक सर्किट पे, इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। प्रूफ कर देते हैं शॉर्टकट तरीके से। कैसे मिटा दूं, देखो ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मैंने वीडियो का नाम बता दिया, ठीक है। आज बस मैं इन फॉर्मूलों के ऊपर बात करूंगा। देखो बात यह है, जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये फॉर्मूले आप ड्राइव नहीं करोगे ना, आप सिर्फ फॉर्मूलों को अप्लाई करोगे। तो जस्ट फॉर्मूले में नोट करवा रहा हूं और इनको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। क्लियर हो गई बात। तो इनके डेरिवेशन को अगर समझना है तो वीडियो का नाम दे रखा है, वो वीडियो देखो, डेरिवेशन देखो और समझ लो। क्योंकि ये फॉर्मूले नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर अप्लाई करने पड़ सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। तो इस वजह से मैं ये फॉर्मूले डायरेक्टली लिख पा रहा हूं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो डेरिवेशन तो मैं खत्म कर चुका हूं, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आना है, उनके लिए ये सब इंफॉर्मेशन है। तो जस्ट फॉर्मूलों पे ध्यान दो, मैं समझा रहा हूं कि फॉर्मूले में कौन सा टर्म क्या है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि ओपन लूप गेन और फीडबैक गेन इन दोनों में ये रिलेशन कैसे आया वो प्रूफ करा रहा हूं। देखो सिंपल सी बात है, ए एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला है A1 प्लस ए बी। बी की जगह मैं क्या लिख दूं, बी का फॉर्मूला लिख दूं। बी का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस आर एफ। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा A R1 प्लस आर एफ प्लस AR1, ठीक है। और ऊपर क्या चला जाएगा, R1 प्लस आर एफ, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लाई यहां हुआ और ये वाला टर्म ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू बना AR1 प्लस आर एफ अपॉन R1 प्लस आर एफ प्लस AR1। अच्छा मैंने आपको बताया था कि A वेरी वेरी लार्ज होता है, वेरी वेरी लार्ज होता है। इस वजह से हुआ क्या कि R1 प्लस आर एफ वेरी वेरी स्मॉल हो गया AR1 से, तो यानी R1 प्लस आर एफ, ठीक है, R1 प्लस आर एफ प्लस AR1 को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AR1 लिख सकता हूं। तो इससे होगा क्या कि AF का फॉर्मूला बन गया AR1 प्लस आर एफ अपॉन AR1। A से A कैंसिल, AF की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस आर एफ अपॉन R1। तो हमें वही फॉर्मूला मिल गया जो इस का है। तो सिंपल सी बात है, मैं ये बस बताना चाह रहा हूं कि ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों सेम है, ठीक है। बस फॉर्मूला डिफरेंट कहां है, डिफरेंट ये है कि ये वाला फॉर्मूला आर एफ और R1 के टर्म्स में लिखा है और जो ये वाला फॉर्मूला है ये ओपन लूप गेन और गेन ऑफ फीडबैक सर्किट के टर्म में लिखा है। तो दोनों फॉर्मूलों की जरूरत पड़ सकती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है।
पॉज करके नोट करके याद करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी मैं आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो इनको अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको नोट करनी हो तो पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली फिगर बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज VO एंड द फीडबैक गेन। ऑब्वियस सी बात है, फीडबैक गेन को अभी भी हम AF से ही डिनोट करेंगे। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है और आपको एक फिगर बना हुआ दिखेगा इस टाइप का। अब सीधे फिगर को देख के आप पहचान जाओगे कि ये क्या है, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, बिकॉज इनपुट वोल्टेज सिग्नल को हमने किस पे दिया है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया है। तो जो रिजल्ट थे, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या था, VO इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 था और Vin था इनपुट वोल्टेज सिग्नल। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए फीडबैक रेजिस्टेंस क्या है, 100 किलो ओम। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है 10 ओम। अच्छा, किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ ओम, या इसे 10⁵ ओम लिख सकते हैं। वैल्यू अप्लाई कर दो तो VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस RF की वैल्यू क्या हो गई, RF की वैल्यू हो गई 10⁵ अपॉन 10 इंटू Vin। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू 1 प्लस 10⁴ Vin। अच्छा, 10⁴ हमें पता है 1 इज वेरी वेरी लेस देन 10⁴, तो ये आप इसे VO को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁴ Vin लिख सकते हो। और Vin क्या है, देखो यहाँ पे बताऊं, गिवन क्या है, Vin की वैल्यू है 0.5 माइक्रोवोल्ट। माइक्रोवोल्ट है यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻⁻6 वोल्ट, यानी इसे आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट कर दो तो VO की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। अच्छा, यानी VO की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 5 मिली वोल्ट लिख सकते हो, क्योंकि 1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁻3 वोल्ट। तो यानी एक वीक सिग्नल को, जो कि माइक्रो वोल्ट का सिग्नल था, उसे हमने एम्पलीफाई करके मिली वोल्ट का सिग्नल बना दिया है। कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो तो खुद सही कर लेना, लेकिन मेथड यही है। अच्छा, गेन, फीडबैक गेन क्या होता है, AF इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। मैं बता चुका हूं RF की वैल्यू क्या है, 10⁵ ओम, और R1 की वैल्यू क्या है, 10। तो ये हो जाएगा AF इज इक्वल टू 1 प्लस 10⁴, या इसे आप AF को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁴ बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पहुंच करके नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है, डिजाइन एन एम्पलीफायर विद गेन +5 यूजिंग एन ओपन। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको सब कुछ अज्यूम करना होगा कि मेरे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका इनपुट रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज 1 किलो ओम है। ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंस अभी आप कैलकुलेट करोगे, बिकॉज गेन आपको दी है, गेन आपको दी है 5। गेन 5 कहने का मतलब है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 5 टाइम इनपुट वोल्टेज के होगा। ये होता है A इक्वल टू, यानी AF की वैल्यू 5 होने का मतलब ये होता है, +5 होने का मतलब क्या, कि इनपुट वोल्टेज जो भी होगा आउटपुट वोल्टेज उसके 5 टाइम होगा। तो अभी के लिए मैंने अज्यूम किया है कि R1 की वैल्यू क्या है, 1 किलो ओम। तो सिंपल सी बात है, AF की वैल्यू दी है 5 और फॉर्मूला है 1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक है, 5 इक्वल टू 1 प्लस RF की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, R1 की वैल्यू 1 है, 1 किलो ओम।
यानी जो जो इसकी यूनिट होगी R1 की, वही यूनिट RF की भी होगी। तो क्या हो जाएगा 5 1 प्लस RF, यानी RF इज इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी 4 किलो ओम। ठीक है, यानी RF की वैल्यू 4 किलो ओम। तो ये आपका फिगर हो गया 4 किलो ओम। तो ये आपका आंसर हो गया कि आप एक ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट बनाओगे। ये क्या कह रहा है, डिजाइन एन एम्पलीफायर विद गेन प्लस 5 यूजिंग ऑप एम्प। तो ये आपका आंसर हो गया, ये दिस इज आंसर, बिकॉज आपने R1 की वैल्यू अज्यूम की। ठीक है, यानी आपने पहले क्या किया, लेट R1 इक्वल टू 1 किलो ओम, और ऐसा अज्यूम करके आपने RF की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और आपने इस सर्किट में R1 की वैल्यू दिखा दी, RF की वैल्यू दिखा दी, इनपुट वोल्टेज दिखा दिया, आउटपुट वोल्टेज दिखा दिया, और ये आपका सर्किट डिजाइन हो गया जिसकी गेन +5 है। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन फिगर दिया है कि आपको फिगर को देख के पहचानना होगा कि ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, इस फिगर में की हेल्प से आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, यानी वीओ को कैलकुलेट करना है, वोल्टेज गेन यानी एएफ को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट लोड करंट इफ लोड रेजिस्टेंस इज आरएल इक्वल टू 5 किलो ओम, ये कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट आउटपुट करंट यानी आउटपुट पे कितना करंट मिल रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन दैट R1 की वैल्यू है 5 किलो ओम, RF की वैल्यू है 20 किलो ओम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, VO इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। सर्किट को देख के आपको आउटपुट का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया। इनपुट पे दिया है 1 वोल्ट। ठीक है, इनपुट पे क्या दिया है 1 वोल्ट, तो 1 प्लस RF की वैल्यू हो गई 20, R1 की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, और Vin की वैल्यू हो गई 1 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 को 5 का 20 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये 1 यानी 5 वोल्ट, ये आंसर। तो इसका आंसर क्या है 5 वोल्ट। आपने दिया था 1 वोल्ट और आउटपुट पे मिला 5 वोल्ट, यानी एम्पलीफिकेशन हुआ है, तभी ये एम्पलीफायर है। ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन था, यानी ये किसका था, पहले का आंसर था, आंसर 1। अच्छा, दूसरे का आंसर कहने का मतलब है गेन। AF इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस RF अपॉन R1। 1 प्लस RF की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 5, R1 की वैल्यू है 5 किलो ओम। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5 प्लस 5, तो इसकी गेन क्या है +5 आप दिखा सकते हो या सिंपली 5 भी लिख सकते हो। थर्ड है लोड रेजिस्टेंस। थर्ड में दिया है लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू दी है 5 किलो ओम। लोड रेजिस्टेंस कहने का मतलब देखो, आउटपुट इस तरह से पुल किया जाता है, एक लोड लगा के आउटपुट का एक टर्मिनल ये, आउटपुट का दूसरा टर्मिनल ये है RL। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस लोड में कितना करंट यानी IL कितना फ्लो हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है लोड रेजिस्टेंस, RL इक्वल टू VO यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन लोड करंट IL। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट, और लोड आपको करंट निकालना है ना। तो ये वाला फॉर्मूले से IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VO अपॉन RL। VO क्या है, VO यानी आउटपुट वोल्टेज है 5 और लोड करंट है 5 किलो ओम। किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करोगे यानी 10⁻³ यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10⁻³ और ये क्या हो गया एम्पियर, इतना करंट। ठीक है, या इसे आप कह सकते हो 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इट मींस 10⁻³ एम्पियर। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया, यानी
आई एल यानी लोड करंट की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और कैलकुलेट आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कहने का मतलब समझो, आउटपुट करंट को अगर मैं आई ओ से लिखूं तो ये किसके इक्वल होगा? देखो एक करंट, देखो आउटपुट पे यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने जो आउटपुट पे करंट दिया है वो है आई ओ, और ये करंट एक तो लोड में चला गया और एक फीडबैक में चला गया यानी आई एफ में चला गया। तो आई ओ की वैल्यू क्या होगी? आई एफ प्लस आई एल। आई एल को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आई एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई एफ क्या होगा? देखो आई एफ की वैल्यू हो जाएगी वीओ बाई वीओ माइनस वी वन। वीओ माइनस, इसे वी टू लिख दो, इसे वी वन लिख दो, तो वीओ माइनस वी टू अपॉन रेजिस्टेंस आर एफ। अच्छा, मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट में, बताया था कि V1 इक्वल टू V2 होगा। ये क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। तो यहां से हमने सीखा है कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहीं पे लिख लेते हैं, आई एफ इक्वल टू वी ओ माइनस वी वन अपॉन आर एफ। वी ओ की वैल्यू है 5, ठीक है, वी वन की वैल्यू है 1, आर एफ की वैल्यू है 20 किलो ओम। किलो ओम कहने का मतलब 10⁻³ ओम। तो ये क्या हो गया? 4/20 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है, यानी आई एफ की वैल्यू क्या हो गई? 40/20 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁴, या इसे 0.2 इंटू 10⁻⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, एम्पियर, यानी ये हो गया 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, अब मुझे आउटपुट करंट कैलकुलेट करना है, इंप्लाइज दैट आउटपुट करंट वी आई ओ की वैल्यू क्या हो गई? आई एफ प्लस आई एल। आई एफ की वैल्यू 0.2 और आई एल की वैल्यू क्या है? 1 मिली एम्पियर। दोनों की यूनिट सेम, यानी आई ओ की वैल्यू हो गई 1.2 मिली एम्पियर। तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी आउटपुट करंट की वैल्यू हो गई 1.2 मिली एम्पियर। ठीक है, और याद रखना ये पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर से करंट निकल रहा है, तभी ये थ्योरी सही हो गई कि इधर भी करंट जा रहा है, इधर भी करंट जा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके ये 4 आंसर हो गए, ये 4 क्वेश्चन के, तो इनको भी पॉज करके नोट कर लो। इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगेन आपको फिगर दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दी है, फीडबैक रेजिस्टेंस RF की वैल्यू दी है, इनपुट और आउटपुट की वैल्यू नहीं दी है, और आपसे सिंपली पूछा गया है कैलकुलेट गेन ऑफ फीडबैक सर्किट। सेकंड कैलकुलेट गेन ऑफ फीडबैक सर्किट को हम B से डिनोट करते हैं। कैलकुलेट फीडबैक गेन को AF से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी इस सर्किट के लिए गेन ऑफ फीडबैक सर्किट B को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट का सोल्यूशन मैंने B का फॉर्मूला बताया था कैलकुलेट करने का, क्या था? R1 प्लस RF, ये फॉर्मूला था। R1 की वैल्यू अब मैं बताऊं इस सर्किट के लिए, R1 की वैल्यू क्या है देख के पता चल जाएगा। R1 की वैल्यू है 1 किलो ओम। RF की वैल्यू क्या है? 10 किलो ओम। ठीक है, तो अप्लाई करो तो B इक्वल टू R1 की वैल्यू 1, R1 की वैल्यू 1, RF की वैल्यू है 10। सबकी यूनिट किलो ओम में है, तो इसलिए हमने उसे यूनो में दिया, तो ये हो जाएगा 1/11। तो फीडबैक गेन यानी B की वैल्यू क्या है? 1/11। ये आपका आंसर नंबर 1। अच्छा, सेकंड सॉल्यूशन क्या है? सेकंड है आपको कैलकुलेट करना है फीडबैक गेन। फीडबैक गेन यानी AF का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक है, RF की वैल्यू क्या है? 10। 1 प्लस RF की वैल्यू है 10, R1 की वैल्यू है 1, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 10 दैट इज 11। यानी AF यानी फीडबैक गेन की वैल्यू हो गई 11।
पॉजिटिव कर लेना। तो यानी आपका ये आंसर नंबर 2 हो गया, यानी AF यानी फीडबैक गेन की वैल्यू हो गई 11, आंसर नंबर ये हो गया 2। इसे +11 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है इफ ओपन लूप गेन A इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ देन कैलकुलेट output resistance of this circuit if output resistance of open loop configuration of op amp is RO equal to R75, ठीक है, R नॉट इक्वल टू 75 ओम। यानी थर्ड का सोल्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो RO की वैल्यू यानी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 75 ओम, और मैंने बोला था फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के केस में आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ROF इक्वल टू RO 1 प्लस AB। अच्छा, A की वैल्यू भी पता है, B की वैल्यू भी पता है, ठीक है। पहले AB को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵, A की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵5, B की वैल्यू है 1/11, यानी AB की वैल्यू क्या है? 2/11 इंटू 10⁵5। अच्छा, 2/11 को कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, कैलकुलेटर लगा के, ठीक है। 2/11 ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.181818 और आगे 1818 लिखते रहना, ठीक है, इंटू 10⁵5, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू, या इसको कंप्लीट नंबर ले लेते हैं, कैलकुलेटर है तो प्रॉब्लम क्या है 181818, दो बार कर दिया, ठीक है, 181818, ठीक है। फिर अगेन 18 होगा इंटू 10⁵5। अच्छा, 5 को यहाँ पे प्लेस करोगे, यानी 10⁵5 को हटाओगे, रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी 1818 ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ए बी की वैल्यू ये हो गई। तो आर ओ एफ यानी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के केस में आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर ओ 1 प्लस ए बी कहने का मतलब है 18181.8। तो ये क्या हो जाएगा? आर ओ एफ क्या हो जाएगा? आर ओ ये हो जाएगा 1818182.8। आर ओ की वैल्यू क्या है? 75 ओम। तो आर ओ एफ इक्वल टू 75 इंटू 18182.8 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लें, 75 इंटू 18182.8, यानी ये हो गया 1363710। गजब। अच्छा, ये क्या आया ओम में, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां तक आ गया किलो ओम, यहां तक आ गया मेगा ओम, यानी आर ओ एफ इक्वल टू कितना हो गया? 1.36 मेगा ओम। मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, इतना ज्यादा तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूं। अभी हमने ए बी को कैलकुलेट किया है ना, अब इतनी गलतियां तो होती रहती हैं। देखो, आउटपुट रेजिस्टेंस इन फीडबैक सर्किट आर एफ की वैल्यू होती है आर ओ अपॉन 1 प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। देखो, मुझे कैसे पता चला? आउटपुट रेजिस्टेंस एक एम्पलीफायर का बहुत कम होना चाहिए और इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, इससे मुझे पता चल गया ये गलत है। अच्छा, अब निकालते हैं। तो आर ओ की वैल्यू हो गई 75 और 1 प्लस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18182.8।
तो क्या हो जाएगा 18182.8, है ना। या इसको और ऐसे लिख सकते हैं 75/18 प्लस 18.182 इंटू 10⁻³ यानी ये हो जाएगा 75 इसे अप्रोक्सीमेटली 18 लिख दूं और इंटू 10⁻³ क्या कर दे -3 कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 75। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैं तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बता रहा हूं। यानी ये हो जाएगा ROF की वैल्यू हो गई, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई इन फीडबैक 4.167 इंटू 10⁻³ ओम। ये बहुत छोटा रिजल्ट है ना। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ROF इक्वल टू 4.167 इंटू 10, इसे मिली ओम कर देना, मिली ओम, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहां कहीं साइड में लिख देते हैं, ROF फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 4.16 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, उसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो चौथा क्या है, अब आपको RI की वैल्यू दी है 2 मेगा ओम, 2 मेगा ओम यानी 2 इंटू 10⁻6 ओम दी है, और आपको फीडबैक सर्किट में यानी जब आपने फीडबैक कनेक्शन दिया है, अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, यानी RIF इनपुट रेजिस्टेंस इन फीडबैक सर्किट। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला क्या होगा, RI1 प्लस AB, ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया, देखो सिंपल सी बात है, ROF इक्वल टू RO अपॉन 1 प्लस AB। ऐसा क्यों बनाया, बिकॉज आउटपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। कम कब होगा, जब इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। और ये वाला फॉर्मूला क्यों बना, बिकॉज इनपुट रेजिस्टेंस एक एम्पलीफायर का ज्यादा होना चाहिए। ये सब मैंने एम्पलीफायर का जो फर्स्ट वीडियो था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफायर, उसमें मैंने समझाया अच्छी तरह से। तो यानी एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, इस वजह से ये वाले टर्म का डायरेक्ट इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। एक एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस ऑलवेज कम होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा एम्पलीफायर होगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा बनाने के लिए इस टर्म का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा, और आउटपुट रेजिस्टेंस को कम बनाने के लिए इस वाले टर्म का डायरेक्ट डिवाइड करना होगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको OP-Amp 01 एम्पलीफायर वाले वीडियो में बताई है। ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर या एम्पलीफायर वाले वीडियो में बताइए, आप जाके देख सकते हो, बट अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो RIF की वैल्यू क्या होगी, RO की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻6 और 1 प्लस AB की वैल्यू है 18182.8। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। RIF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट में ले लेते हैं, 2 इंटू 10⁻6 और इसको हम क्या कर लेते हैं इंटू 1.8 इंटू 10⁻1 2 3 4 4। ठीक है, तो RIF क्या हो जाएगा 6 3.6 इंटू 10⁻10 ओ। ठीक है, कितना होगा, ये बहुत ज्यादा है। तो RIO की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻10 ओ। ये आपका आंसर नंबर 4 है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। या मैं आपको बता दूं देखो, जैसे मेगा ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम होता है, ऐसे एक गीगा ओम भी होता है। गीगा ओम कहने का मतलब है 10⁻9 ओम।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, RIF इक्वल टू 3.6 इंटू 10 ओम। तो क्या हो जाएगा, ये RIF की वैल्यू क्या हो गई, 36, अप्रोक्सीमेटली 36 गीगा ओम। यानी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 36 गीगा ओम। ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा। अब नेक्स्ट है आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है। और फीडबैक सर्किट में बैंडविड्थ ऑलवेज ज्यादा होती है। ये किसकी वैल्यू थी, 1 + AB। तो फीडबैक सर्किट में बैंडविड्थ ज्यादा होती है, तो फीडबैक सर्किट यानी बैंडविड्थ इन फीडबैक इज इक्वल टू बैंडविड्थ इन ओपन लूप प्लस 1 + AB। ये फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग में बताया था न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे यानी बैंडविड्थ इन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो क्या हो जाएगा, F0 की वैल्यू है 5 हर्ट्ज इनटू इसकी वैल्यू क्या है 1.818 2.8। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं FF इज इक्वल टू 5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻1 2 3 4 4। ठीक है, अगेन हर्ट्ज में चलेगा, तो क्या हो जाएगा FF इक्वल टू क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 9 इंटू 10⁻4 हर्ट्ज। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो FF इक्वल टू 90 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज, या FF की वैल्यू ये लिख सकते हो 90 किलो हर्ट्ज। सिंपल सी बात है, इसका मतलब बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो रही है अगर हम नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। यानी इसका आंसर क्या हो गया FF, यानी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में बैंडविड्थ क्या हो जाएगी 90 किलो हर्ट्ज, जो कि ज्यादा है, इससे तो ज्यादा ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।